Okay, so today we'll be revising chapter number 7 of OC, which is related to consumer protection. कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये चैप्टर में बेसिकली कवर्ड क्या है, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं हु आर बाइंग वेरियस गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, चांसेस आर दैट द सेलर्स माइट बी चीटिंग देम, उनको कुछ गलत प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, एडल्ट्रेशन हो सकता है, देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स बाय व्हिच द कंज्यूमर्स माइट गेट चीटेड, they may not be well informed about the products or services which are available in the market, they do not have the right information. तो ये सब चीजों से कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, कंज्यूमर्स को चाहिए प्रोटेक्शन. तो ये प्रोटेक्शन उनको किस तरीके से मिल सकता है, व्हाट आर द राइट्स विच आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या ऐसा मैकेनिज्म है जो डेवलप किया गया है which can help the consumers to fight their case, to get actually certain to voice their opinions basically, and to get justice against the cheating which is done against them. So ये सब हम सीखेंगे in this chapter related to consumer protection. इसमें पहला जो क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, ये नेसेसरी क्यों है, व्हाई इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेसेसरी, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है दैट इज अ प्रोटेक्शन इज मस्ट. सो ए misleading advertising, P participation of consumers, there is a need of participation. Then I lack of information, दो I है तो यहाँ पे दो I. Then you have S which is related to हाँ हो. M malpractices of businessmen, U unorganized consumers, S spurious goods, and T trusteeship. So a protection is must. A is misleading advertising. So there are various advertisements which are given off related to various products and services, जिससे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में एक चीज दिखाई जा रही है, प्रोडक्ट जो है वो दूसरा कुछ है, whatever they are promising they are not delivering. तो ये क्या हो गई, misleading advertisement. नेक्स्ट है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर्स जो है वो मॉब में रहते हैं या उनके पावर्स उनके पास ज्यादा रहते हैं प्राइस फिक्सेशन के रिगार्डिंग, किस तरीके के प्रोडक्ट्स उनको डिलीवर करने हैं उस चीज के रिगार्डिंग. इसमें क्या नेसेसरी है, इसमें कंज्यूमर्स का भी पार्टिसिपेशन होना, कंज्यूमर्स का सर्वे होना या उनसे इंफॉर्मेशन लेना, ये इंपॉर्टेंट है ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से अपने डिसीजंस बनाए जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट है. Next is lack of information. So consumers are not well aware about all the products or services which are available in the market. So they should be made aware. They should get all the information about the products. Next है ignorance of consumers. तो हम जैसे buy करते हैं, for example हम कोई सेल में जब buy करते हैं तो 10 आर्टिकल्स बाय कर रहे हैं तो एक दो आर्टिकल्स का हमसे चेक करते हैं कि एमआरपी क्या है या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, बट बाकियों का नहीं करते. हो सकता है क्या, यस हो सकता है. ये क्या है, ये है इग्नोरेंस, कि हम यहाँ पे एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे या हम कुछ कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हैं while we are buying the various goods and services. नेक्स्ट है माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन. तो बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से चीजें कर सकते हैं which are fraudulent, which are not ethical, which are done to cheat the consumers या which are done to take added advantages from the perspective of the sellers. नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. तो अगेन कंज्यूमर्स जो है वो इंडिविजुअल्स है, whereas ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं. तो देर इज अ चांस कि हम जब कंप्लेन रेज करने की कोशिश करें या कोई केस फाइट करने की कोशिश करें तो हमको वैसा जस्टिस ना मिले. सो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होने के चांसेस है. तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उनको मिल के अगर वो सिचुएशन को अगर डील करेंगे तो हो सकता है उनको बेहतर रेजोल्यूशन मिल सकता है. नेक्स्ट है स्परियस गुड्स. तो ऐसे टाइप के गुड्स विच आर गोइंग टू प्रूव टू बी हार्मफुल टू द कंज्यूमर्स, ऐसे सप्लाई नहीं होने चाहिए. ऐसे गुड्स के अगेंस्ट क्या लगता है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन. एंड ट्रस्टीशिप. ट्रस्टीशिप का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ट्रस्ट करके, या वो बिलोंग करते हैं सोसाइटी को वेयर पीपल आर ऑल्सो बिलोंगिंग, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके लोग क्या करते हैं,
प्रोडक्ट सर्विसेज वहां से बाय कर रहे हैं, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फुलफिल्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड एज वेल, सो दैट इज ट्रस्टीशिप। तो ये सब प्रॉपरली स्मूथली रन होने के लिए या ऑपरेट होने के लिए क्या जरूरी है, देयर इज अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द कंज्यूमर्स, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग मूवमेंट्स, ये होने की नेसेसिटी क्यों है, ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट्स। फाइन, ओके, so quickly, what is the importance of consumer protection? A protection is must. A, misleading advertising. Then P, participation of consumers. I, दो I है, ignorance of consumers and lack of information. Must, M, malpractices of businessmen. U, unorganized consumers. S, spurious goods. And T, trusteeship. Again, what is the importance of consumer protection? A protection is must. A, misleading advertising. P, lack of participation. Then I, दो I है, lack of information, ignorance of consumers. M, malpractices of businessmen. U, unorganized consumers. S, spurious goods. T, trusteeship. किस चीज का आंसर है? What is the importance of consumer protection? या why is consumer protection required? What is the answer? A protection is must. A, misleading advertising. P, lack of participation. दो I है, ignorance of consumers and lack of information. M, U, S, T. Perfect. Next question. Rights of consumers. Rights of consumers में memory technique जो है आंसर की, that is cherish us. C is right to choose. H is right to be heard. E is right to education. दो R है, right to represent, right to seek redressal. I, right to information. S, right to safety. H, right to healthy environment. दूसरे दो राइट्स है, ये राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्परियस गुड्स। सो पहला जो राइट है दैट इज राइट टू चूज। राइट टू चूज के अंदर क्या मिलता है, कंज्यूमर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू चूज द प्रोडक्ट्स एज पर देयर विलिंगनेस, as per their affordability, as per their choice. They have a right to choose between the products or services which they want to buy. That is called as right to choose. तो यहाँ पे मोनोपोली या कोई ऐसी टेक्निक प्ले कर रहा है जहाँ पे कंपल्सरी उसका ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वगैरह, ये सब नहीं चलती है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास क्या होता है, राइट टू चूज। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिलता है, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, फॉल्टी लो ग्रेड का प्रोडक्ट मिलता है, तो यू हैव अ राइट टू रेज द कंप्लेंट। आपके पास कस्टमर फीडबैक वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, तो ये सब क्या है, दैट इज राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में गवर्नमेंट है, मीडिया है, एनजीओज है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को well inform किया जाए about the various rights which are available to them. So that is right to education. Next is right to represent. So everyone has a right. अगर आपको faulty products मिल रहे हैं, अगर आपको cheat किया जा रहा है, तो you have a right to raise a complaint or move to the court. और वहां से आपको आपका justice जो है वो मिलना चाहिए. That is called as right to redressal. So these two rights go hand in hand. Right to represent. You have a right to put your case forward, and you should get the required justice. That is right to seek redressal. Next है right to information. So you should be well informed about the price, the quality, the purity, the quantity, the ingredients, the product specifications, etc. कैसे उसको यूज करना है, कैसे उससे हार्म हो सकता है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। सो राइट टू सेफ्टी क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट our life as well as our property against the use of goods which can harm our life or our property. तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी डेट हुई है उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करना प्रोडक्ट पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नहीं तो वो क्या प्रूव हो सकते हैं हमारे लिए हजार्डस या हार्मफुल। Next है right to healthy environment. तो just like the organizations are part of the society, we as human beings are also part of the society. ऐसे नहीं होना चाहिए कि businesses operate हो रहे हैं, उनसे pollution cause हो रहा है, उनसे resources जो है वो बहुत extra deplete हो रहा है, उससे क्या होगा, क्या हमको भी उससे harm पहुंचेगा? Yes. So we have a right to live in a healthy environment. So everybody should live harmoniously
and try to protect each other's interests. नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट होते हैं मार्केट में, या अडल्टरेशन होता है, या ओवर प्राइसिंग किया जाता है, या कोई सेलिंग टेक्निक्स गलत इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर यूज्ड बाय द बिजनेसमैन। तो उनसे प्रोटेक्शन मिलने के लिए हमको ये राइट जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्परियस गुड्स। आप टैगलाइंस देखते हो कि टोबैको के ऊपर, जैसे पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, दो इट इज बीइंग सोल्ड एज अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. So that is what, that is a right to protect against spurious goods. Since we have that right, mentioning such taglines is important because ऐसे goods बेचे जा रहे हैं जो harmful हो सकते हैं किसी न किसी पर्सन को. जैसे मेडिसिन के ऊपर भी लिखा जाता है कि अलर्जिक जिस चीज के लिए है वो नहीं यूज करे, चिल्ड्रन से कुछ कुछ चीजें दूर रखे. तो ये सब क्या है, ये स्परियस गुड्स है जिनसे प्रोटेक्शन मिलना हमारा राइट. फाइन, ओके. सो दीज आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. मेमोरी टेक्निक क्या है, चेरिश अस, सी राइट टू चूज, एच राइट टू बी हर्ड, ई राइट टू एजुकेशन, आर दो राइट्स है, right to represent, right to seek redressal. Next, I, right to information, S, right to safety, H, right to healthy environment, and us, right to protect against unfair trade practices, right to protect against spurious goods. Okay, once again, rights of consumers, C, right to choose, H, right to be heard, E, right to education, R, right to represent, right to seek redressal, I, right to information, S, right to safety, H, right to healthy environment, US, right to protect against unfair trade practices, right to protect against spurious goods. पहला क्वेश्चन जो था, that was importance of consumer protection. Memory technique, a protection is must. A, misleading advertising. P, participation of consumers. I, though I है lack of information, ignorance of consumers. Must. M, malpractices of businessmen. U, unorganized consumers. S, spurious goods. T, trusteeship. उसके बाद rights of consumers, cherish us. C, right to choose. H, right to be heard. E, right to education. R, right to represent. R, right to seek redressal. I, right to information. S, safety. H, right to healthy environment. US, right to protect against unfair trade practices, right to protect against spurious goods. Clear? Okay. Next answer, consumer responsibilities. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम एक एग्जाम्पल या स्टोरी लाइन ले सकते हैं. हम अगर कार खरीदना चाहते हैं, हम अगर कार बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम पहले तो प्लान करते हैं कि हमको क्या चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, किस तरीके की कार बाय करनी है, एक्सेट्रा. Then we go through the various advertising, various brochures, various pamphlets which are there. तो हम ये सब इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग क्वालिटी कॉशियसनेस दिखाते हैं कि जो भी क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है कि नहीं, एक्सेट्रा. वी एक्ट एज अ कॉशियस कंज्यूमर एंड ओनली देन डू द बाइंग ऑफ द कार. उसके बाद एक्चुअली हम जब बाय करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिमांड द इनवॉइस, द गारंटी एंड द वारंटी कार्ड. उसके बाद अगर कार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ राइट्स जो है वो अवेलेबल है. सो हमको वो यूज करने पड़ सकते हैं. नेक्स्ट है, इफ रिक्वायर्ड वी विल फाइल अ कंप्लेंट. कंप्लेंट फाइल करके भी काम नहीं हो रहा है तो वील हैव टू ऑर्गेनाइज अ ग्रुप एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द रिक्वायर्ड कंपनी. सो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स. फाइन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री प्लान्ड बाइंग. whenever you are buying you have to have the basic requirements, कितना क्वांटिटी चाहिए, क्या बाय करना है, कितनी प्राइस होनी चाहिए, that should be fixed. आप ऐसे ही जाके बाय करोगे तो it is going to lead to bulk buying, unrequired buying, etc. so pre planned buying activity आपकी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एग्जैजरेट एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन उधर से डेफिनेटली गैदर करनी चाहिए, बट उधर आपको ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए.
या उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू डू द क्वालिटी चेक्स और you act as a cautious consumer. After that, what you will do when you are actually buying the product, you will demand the invoice, the guarantee and the warranty card, क्योंकि आपको ये बिल जो है या गारंटी वारंटी कार्ड्स है ये बाद में लग सकते हैं whenever some product which you are buying turns out to be defective, faulty, it needs to be replaced या repaired etc. So that is there. उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको आपके राइट्स जो है वो क्या है पता होने चाहिए कि क्या क्या राइट्स कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल है. एंड इफ नीड बी, you just should not be aware of the rights, you should also be able and also actually use your rights whenever required. वो राइट्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हो. कहाँ कहाँ पे, एक तो सेलर के पास, एंड इफ नॉट यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो यू कैन ऑल्सो मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ. उसके बाद आपको अकेले जाके लड़के यू आर नॉट गेटिंग जस्टिस तो यू कैन ऑर्गेनाइज योर ग्रुप्स, मूव टू द एनजीओस, टेक हेल्प ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स and accordingly take organized efforts to fight your case or to take justice or get justice from the courts. Fine. So these are the consumer responsibilities. Consumer responsibilities में सबसे पहले क्या है, you should do pre-planned buying. Next, you should be aware of exaggerated advertising. Next क्या है, you have to be quality cautious and you have to be a cautious consumer. नेक्स्ट क्या है, यू हैव टू डिमांड इनवॉइस, गारंटी एंड वारंटी कार्ड्स. उसके बाद यू हैव टू यूज योर राइट्स. नेक्स्ट you have to file the complaints and if need be you will need to do organized efforts. Clear? Okay. पहला आंसर था importance of consumer protection. क्या है, a protection is must. A, misleading advertising protection. P, need for participation of consumers. I, though lack of information, ignorance of consumers. M, malpractices of businessmen. U, unorganized consumer. S, spurious goods. T, trusteeship. Next question tha rights of consumers. Cherish us. C, right to choose. H, right to be heard. E, right to education. R, right to represent, right to seek redressal. I, right to information. S, right to safety. H, right to healthy environment. US, right to protect against unfair trade practices, right to protect against spurious goods. Fine. Lastly, consumer responsibilities. First, pre-planned buying. Next, beware of exaggerated advertising. Quality conscious, cautious consumer. Demand invoice, guarantee and warranty card. Use your rights, filing of complaints, organized efforts. Clear? Yes. So this is, here we have completed chart A. इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपको अराउंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है इन योर एग्जामिनेशंस. जब राइट्स का क्वेश्चन आता है तो जनरली आपको सब राइट्स पता है, तो आपको एक्सप्लेन भले ही करने हैं 4 से 5 पॉइंट्स, बट एक ट्री डायग्राम बना के या सब राइट्स लिस्ट डाउन करके एटलीस्ट यू कैन प्रेजेंट अ बेटर आंसर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर्स stating that you know all the points. You are explaining only 4 to 5 points, which is obviously going to create a better impact. ठीक है, तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स का आंसर आता है तो आप सबको अभी पता है क्या है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. राइट टू choose, right to be heard, right to education, right to represent, right to seek redressal, right to information, right to safety, right to healthy environment, right to protect against unfair trade practices, right to protect against spurious goods. तो ये सब की लिस्ट बनानी है और उसके नीचे 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देने. फाइन, 4 मार्क्स. नेक्स्ट, अगला चार्ट जो है उसमें क्वेश्चन जो पहला है दैट इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ज्यादातर ये पूरा ऐसा आंसर लिखने को नहीं आता है, कभी कभार 1-2% एग्जामिनेशंस में आ सकता है, नहीं तो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसके ऊपर कभी कभार एक्सप्लेन द फॉलोइंग या जो रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं या आजकल जो हमारे केस स्टडी पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं इन द एग्जाम. तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज लोक अदालत. लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत इज बेसिकली रेफर्ड टू एज द पीपल्स कोर्ट. यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई भी केस नॉर्मल कोर्ट में है और वहां पे जो दोनों पार्टीज लड़ रहे हैं वो अगर
यहाँ पे अपने केस का सेटलमेंट करना चाहते हैं, दे वांट टू सेटल देयर डिस्प्यूट, तो वो नॉर्मल कोर्ट से उठा के केस कहाँ लेके जाते हैं, इन द लोक अदालत। यहाँ पे कोई भी कोर्ट फीस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पे अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है, दोनों पार्टीज वो सेटलमेंट के लिए नहीं एग्री करती, तो क्या हो जाता है, जिस कोर्ट से कोई केस आपने बाहर निकाली थी वहीं पे वापस जाके वो केस आगे बढ़ाई जाती है। ज्यादातर कौन से केसेस लोक अदालत में जाते हैं, रेलवेज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, टेलीफोन एक्सचेंज के है, इंश्योरेंस कंपनीज के है। आजकल अगर आप देखोगे तो ये हम जो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह ब्रेक करते हैं उसके जो आते हैं ना, उसमें भी लोक अदालत के नोटिस आने लगे हैं। तो बेसिकली ये मूवमेंट जो चलता है वो पब्लिक सेक्टर के रिलेटेड जो भी केसेस चल रहे हैं वो ज्यादातर कहाँ फाइट होते हैं, लोक अदालत। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप देखते हो बहुत बहुत बार कि किसी पर्सन ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मोर्चा निकाला, राइट? सो देयर इज वन पर्सन हु इज लीडिंग अ एंटायर ग्रुप अगेंस्ट सम ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट सम प्रैक्टिस व्हिच इज बीइंग डन। तो ये क्या है, दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वन पर्सन अप्रोचेस द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप हु वांट्स टू डिमांड जस्टिस फॉर देमसेल्व्स। सो दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यस, मोस्टली होता है उस केसेस में ज्यादातर। नेक्स्ट है रिड्रेसल फोरम्स। रिड्रेसल फोरम्स में यहाँ पे हमारे पास 3 कमीशंस है, 3 टायर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। जैसे हमारे नॉर्मल कोई भी आईपीसी वगैरह के अंडर कोई भी ऑफेंसेस होते हैं वो कहाँ फाइट होते हैं, कोर्ट्स में। तो वैसे ही यहाँ कंज्यूमर के रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो वो कहाँ फाइट होते हैं, अंडर दिस 3 टायर मैकेनिज्म। इसमें एक आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेक्स्ट है स्टेट कमीशन, उसके बाद नेशनल कमीशन। उसके बाद आते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जर्नल्स है, ब्रोशर्स है, पोस्टर्स है, टीवी रेडियो है, ये सब के थ्रू जो प्रमोशन किया जाता है या जो अवेयरनेस स्प्रेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें 15 मार्च क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, एंड उसके बाद नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो 2 इंपॉर्टेंट डेज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। अगेन इंडिविजुअल कंज्यूमर फाइट करने जाए तो इट माइट बी डिफिकल्ट, बट व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप देयर इज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग फेयर जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशंस। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, लोगों के राइट के लिए फाइट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि उनको कैसे केसेस लड़ने हैं, कैसे अपना जस्टिस जो है वो उनको मिलना है। नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। Now, this is a fund which is created by the revenue department, that is created by the government for the sake of what? For the sake of promoting this idea of consumer protection. तो इसमें अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है, कंप्लेंट हैंडलिंग है, काउंसलिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर्स है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ये सब इससे किया जाता है थ्रू दिस वेलफेयर फंड। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब क्या है, देयर आर अदर एक्ट्स which are going in hand with the consumer protection act या which are also promoting the concept of consumer protection। तो ये कौन से एक्ट्स है, जैसे ड्रग कंट्रोल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन का एक्ट है, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स है, क्योंकि कभी कभी आपने सुने होंगे केसेस कि गलत वेट्स एंड मेजर्स यूज किए जाते हैं जिसके कारण हमको जो से वेजिटेबल्स वगैरह मिल रहे हैं वो कम ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, तो उसके लिए ये सब एक्ट्स है। So these are the acts which are in line with the Consumer Protection Act, which also protect the interests of the consumers. Fine? Okay. So क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, फर्स्टली लोक अदालत। लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट, कब जाया जाता है यहाँ, when both the parties are ready for settlement. Next है public interest litigation, one person comes forward as a representative of the group to seek redressal. Next है redressal forums, 3 टायर मैकेनिज्म है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग टुगेदर द कंज्यूमर्स एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड, it is created by the revenue department for providing financial awareness or basically promoting this activity of consumer protection. Next are legislative measures. So these are other acts which are in line with the Consumer Protection Act, which also protect the interest of the consumers.
फाइन, ओके। नेक्स्ट आता है द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, जो डिस्टिंग्विश के लिए आ सकता है या कोई इंडिविजुअल कमीशन का शॉर्ट नोट आ सकता है फॉर 4 मार्क्स। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सिंपल, स्पीडी एंड चीपर रेमेडी मिलनी चाहिए जो भी कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स है वो फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, मतलब एक एक्ट जो बना है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। सो इट प्रोवाइड्स अ 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी, 3-tier जुडिशरी मैकेनिज्म। जैसे हमारे यहाँ पे कोर्ट्स रहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है, ये भी क्या है? 3-tier मैकेनिज्म। उसी तरीके से यहाँ कंज्यूमर के केसेस फाइट करने के लिए क्या बनाया गया है? 3-tier मैकेनिज्म। क्या क्या है? पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेक्स्ट है स्टेट कमीशन और तीसरा है नेशनल कमीशन। इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, इट इज एस्टैब्लिश्ड एट विच लेवल? इट इज एस्टैब्लिश्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस इज एस्टैब्लिश्ड एट द स्टेट लेवल, दिस इज एस्टैब्लिश्ड एट द नेशनल लेवल। कौन एस्टैब्लिश करता है ये? डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टैब्लिश होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन आल्सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंप्राइज क्या करता है, बनता कैसे है? इट इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रेसिडेंट प्लस 2 अदर मेंबर्स। स्टेट कमीशन में होता है प्रेसिडेंट प्लस 4 अदर मेंबर्स एंड नेशनल कमीशन में होता है प्रेसिडेंट प्लस 4 अदर मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए? दे हैव टू बी अ सिटिंग और रिटायर्ड और अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ विच कोर्ट? अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। यहाँ पे स्टेट कमीशन में द प्रेसिडेंट हैज टू बी क्वालिफाइड टू बी सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड नेशनल कमीशन के लिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो जैसे जैसे ये लेवल्स बढ़ते जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती गई। मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सबके लिए सेम है। They have to be greater than or equal to 35 years of age. They should have bachelor's degree from any recognized university. They should have ability, integrity, standing, sufficient knowledge, 10 years experience in the field of law, economics, commerce. तो इससे रिलेटेड जो भी उनके सामने केसेस आएंगे, they should be capable of dealing these cases. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट इन लोगों का कैसे होता है? सो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। योर प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। यहाँ पे ड्यूरेशन कैसा होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का? सो जो भी मेंबर उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन का पार्ट बनता है, ही कैन स्टे एज अ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years। इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए रिटायरमेंट की एज क्या है? 65 years। अगर आप 5 साल के पहले यू टर्न 65, यू हैव टू रिटायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं तो कितना कंटिन्यू कर सकते हो? 5 years। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 5 years या 67 years एंड यहाँ पे 5 years और अप टू द एज विच इज प्रिस्क्राइब्ड। सो दैट इज हाउ द एज लिमिट्स आर स्पेसिफाइड। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट जो होता है वो कैसे होता है? सिलेक्शन कमिटी का डिसीजन है, सिलेक्शन कमिटी का रिकमेंडेशन लिया जाता है, उसके बाद उसी मेंबर को अगर कंटिन्यू करना है तो उसका रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू ही हैज नॉट कंप्लीटेड दिस मैक्सिमम एज। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, किस तरीके के कंप्लेंट्स जो है वो यहाँ पे एंटरटेन होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सिर्फ ओरिजिनल केसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर एंटरटेन्ड। स्टेट कमीशन के पास कौन से कंप्लेंट्स आते हैं? एक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो कहाँ फाइल कर सकता है? विद द स्टेट कमीशन, या ओरिजिनल कंप्लेंट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। एंड नेशनल कमीशन के पास अगेंस्ट द स्टेट और एनी कंप्लेंट्स विद इन द कंट्री, ये केसेस आ सकते हैं। मॉनेटरी लिमिट क्या होता है केसेस का?
यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे लिमिट है क्लेम शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, यहाँ पे क्लेम हैज टू बी बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड यहाँ पे क्लेम व्हेन द क्लेम इज मोर देन 10 करोड़। क्लेम का मतलब क्या होता है, आप जो केस फाइट कर रहे हो उसमें से जो गुड्स वगैरह इन्वॉल्व है, अगर उसकी वैल्यू है से 3 करोड़ तो आप कौन से कोर्ट में चले जाओगे, स्टेट कमीशन में। अगर 11 करोड़ है कहाँ चले जाओगे, नेशनल कमीशन में। अगर 70 लाख है तो कहाँ चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। ये होते हैं मॉनेटरी लिमिट्स। और एक डाउट यहाँ पे रेज हुआ था कि अपील अगर फाइल करनी है आपको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर जो अपील अगेंस्ट फाइल करनी है, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है ना, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, यहाँ केस जा सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट ऑर्डर या अपील आपको फाइल करनी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने एक आपको जजमेंट दिया है, आपको वो अप्रूव्ड नहीं है, आपको वो डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है। तो कितने दिन के अंदर हायर कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, तो यहाँ पे लिमिट है 45 डेज का, यहाँ पे लिमिट है 30 डेज का एंड यहाँ पे फिर से लिमिट है 30 डेज। गॉट द पॉइंट। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट विच इज अवेलेबल टू मूव टू हायर कोर्ट्स। पहले केस में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट 45 डेज के अंदर, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट 30 डेज के अंदर, नेशनल कमीशन के अगेंस्ट 30 डेज के अंदर। क्लियर? ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज द एंटायर चार्ट। ये क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्टिंग्विश के लिए डेफिनेटली आता है डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस नेशनल, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नेशनल, कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है, या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द 3। तो एक डिस्टिंग्विश डेफिनेटली आएगा। कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क्स का डिस्टिंग्विश होता है तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फाइन, लेट्स क्विकली रिवाइज। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, meaning it is a dispute redressal forum at the district level, state level, national level, established by state government, central government. Composition: president plus 2 others, president plus 4 others, president plus 4 others. President has to be qualified to be a judge of the district court, high court, supreme court. Members का qualification greater than or equal to 35 years, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री चाहिए, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग चाहिए, कॉमर्स या लॉ में 10 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट: मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सिलेक्शन कमिटी। प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। ड्यूरेशन क्या होता है, every member has a time limit of 5 years or 65 years, 5 years or 67 years, 5 years or as the age may be prescribed. कौन से टाइप के केसेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास ओनली ओरिजिनल केसेस, स्टेट कमीशन के पास ओरिजिनल प्लस अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट, नेशनल के पास ओरिजिनल प्लस अगेंस्ट द स्टेट। मॉनेटरी लिमिट क्या है, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 10 करोड़, ग्रेटर देन 10 करोड़। एंड अपील कितने दिनों में फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट, 45 डेज, 30 डेज, 30 डेज। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, दे आर वॉलंटरी ग्रुप्स विच आर वर्किंग फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो अवेयरनेस स्प्रेड करना एंड कंज्यूमर्स को एजुकेट करना अबाउट द राइट्स विच आर अवेलेबल, अबाउट द एक्शन दे कैन टेक अगेंस्ट द चीटिंग विच इज गोइंग ऑन अगेंस्ट देम। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स को गाइड करना टू टेक लीगल एक्शन, रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, सिमिलरली गिव सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट। तो ये एज अ लिंक एक्ट करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमर्स, तो दोनों को वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पब्लिशिंग देयर रिजल्ट्स, जैसे अडल्ट्रेशन वगैरह कुछ होता है, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करने में हेल्प करते हैं। पब्लिश जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, अलग अलग केसेस वगैरह जो होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, रिजल्ट्स जो यहाँ पे टेस्टिंग किया है उसके बारे में पब्लिश करना, ये किसके थ्रू वो कर सकते हैं, थ्रू जर्नल्स या पीरियोडिकल्स।
If required, they can also file cases in the court of law in interest of general public. हमने बोला था ना public interest litigations, वो भी ये फाइल कर सकते हैं. कौन? The consumer interest groups. तो क्या क्या functions है? Firstly, awareness and education of the consumers, guiding consumers to take legal action, या फिर take legal action खुद ही, मतलब file the case representing the group of consumers. Comparative testing कर सकते हैं, उसके regarding journals वगैरह publish कर सकते हैं. Provide या represent the consumers in front of the government, plus give suggestions and recommendations to the government. Fine. Okay. Starting से एक बार फिर से last time. One last time. Importance of consumer protection. A protection is must. A. Misleading advertising. P. Need for participation. Though I. Lack of information, ignorance of consumers. Must. M. Malpractices of consumers. U. Unorganized consumers. S. Spurious goods. T. Trusteeship. Rights of consumers. Cherish us. C. Right to choose. H. Right to be heard. E. Right to education. R. Right to represent. Right to seek redressal. I. Right to information. S. Right to safety. H. Right to healthy environment. Right to protect against unfair trade practices. Right to protect against spurious goods. एक अगर एक वॉल्यूम में हो ना तो आपको भी याद रहेगा, ठीक है. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फर्स्ट, प्री प्लान्ड बाइंग, beware of exaggerated advertising, quality consciousness, cautious consumers, demand invoice, guarantee and warranty card, use your rights, complaints, and lastly organized efforts. Very good. Efforts. वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. फर्स्ट क्या है? लोक अदालत. क्या बोला जाता है? और उसको पीपल्स कोर्ट. नेक्स्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिड्रेसल फोरम्स, 3-tier मैकेनिज्म, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स. उसके बाद 3 कमीशंस की बात करते हैं. डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. Meaning, this is a consumer redressal operating at district level, state level, national level, established by state government, central government. Composition: president plus 2 others, president plus 4 others, president plus 4 others. President has to be qualified to be judge of district court, high court, supreme court. Members का qualification आप कर लेना. Next, appointment. State government recommendation of selection commission. State government after consultation with chief justice. Central government after consultation with chief justice. Duration 5 years or 65 years, 5 years or 67 years, 5 years or as prescribed. Nature of complaints: original plus against the district, original plus against the state. Monetary limit: up to 1 crore, 1 crore to 10 crore, greater than 10 crore. Appeal against district, 45 days. Against state, 30 days. Against national, 30 days. Next, role of NGOs: awareness programs, guiding consumers, representing them in front of the government, giving suggestions to the government, doing testing, publishing journals, filing cases in the court if required on behalf of the consumers. So that's it about chapter number 7. Thank you so much. Have a good day.